नमस्कार। उसी श्रृंखला में हम ये आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है। अब ये कहता है स्लो सैंड एंड रैपिड ग्रेविटी फिल्ट्रेशन की तुलना जो हम पढ़ चुके हैं उसी को उन्होंने सारांश में दिया है कि कितने लंबे लंबे हैं। तो ये आपके लिए पढ़ने के लिए एक तो आसान हो जाएगा और लिखने के लिए ये आसान होगा। ठीक है। अब ये कहता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन है एंड रैपिड ग्रेविटी। मैंने आपको कहा कि स्लो जो सैंड फिल्ट्रेशन है ये घरों में काम होता है, लेकिन ये जो रैपिड ग्रेविटी है ये मैंने आपको बताया यहाँ पे पंचायत के नगर पालिका के म्यूनसिपालिटी के ये टैंक लगे हुए हैं, अपने बड़े बड़े टंकियाँ हैं, ये वहाँ पे काम होता है। अब ये कहता है ये अंग्रेजी विधि है, ये अमेरिकन विधि है। ठीक है ना। ये जो लिखा है ना स्लो सैंड फिल्ट्रेशन ये अंग्रेजी विधि है, किताब में लिखा है उन्होंने वो कर लिया, लेकिन ये हिंदुस्तान में हमारे ये प्राचीन काल में देखो हम लोग उसको यूज करते हैं। ये एक प्राचीन ये प्रणाली देखो आ गया नहीं यहाँ पे, ये प्राचीन ये हिंदुस्तान की ये आधुनिक ये प्रणाली है, ये मॉडर्नाइजेशन है। इसके लिए अधिक भूमि की ये आवश्यकता होती है, या मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े टैंक चाहिए तो उसका आपको जमीन ज़्यादा चाहिए। इसके लिए कम भूमि की ये आवश्यकता होती है क्योंकि स्टोरेज टैंक पे कम होते हैं। इसके निर्माण में व्यय अधिक होता है किंतु इसकी प्रणाली चालू रखने में खर्च कम पड़ता है। देखिए जो शुरू में जो है खर्चा ज़्यादा क्योंकि मैं टैंक बनाना तो खर्चा, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है कि इसकी इतनी मेंटेनेंस नहीं है, इसका इतना खर्चा नहीं है। इसके निर्माण में कम व्यय होता है किंतु इसकी प्रणाली चालू रखने में ये अधिक खर्चा पड़ता है। ठीक है। निर्माण कम होता है लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। कहता है इसमें कोकुल लैंड की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसमें कोकुल लैंड की आवश्यकता होती है। ये विधि साफ या हल्के गंदे जल के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना। ये विधि साफ या हल्के गंदे के लिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ क्वांटिटी में अपने घरों में काम आती है। ये विधि गंदे जल के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे लार्ज पानी की वॉल्यूम ज़्यादा होती है। ठीक है। ये वहाँ पे गंदा पानी यहाँ पर ज़्यादा आता है। ठीक है। अब ये कहता है इसमें सेटलिंग टैंक की व्यवस्था करना आवश्यक है। ये मैंने आपको मैं फोटो आपको दूंगा, भेजा इसका छोटा सा एक वीडियो बना के बच्चों ने बना तो आपको ये जल्दी समझ आएगा। सेटलिंग टैंक इसमें सेटलिंग टैंक की व्यवस्था करना ये वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेटलिंग टैंक इसलिए पहले जो पानी हम ये इकट्ठा करेंगे वो फिल्टर होकर गंदगी जाएगी नीचे, फिर हम उसका उपयोग करेंगे। इसमें है नहीं क्योंकि इसमें हमारे 3-4 टैंक होते हैं तो फटाफट करके उसमें जैसे आपको बोला है ये क्लोरीन है या सल्फेट वगैरह डाल के फटाफट उसको बुक कर देते हैं। इसमें शैवाल की वृद्धि निस्संदन क्रिया की ये विरोध करती है। इसमें शैवाल की वृद्धि नहीं होती। ठीक है ना। शैवाल मतलब मैंने आपको बताया वो गर्म पानी जो है वो नहीं होता। फिल्टर बेड के माध्यम से जल धीमी गति में चलता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसके चार तय होते हैं। ऊपर बालू होती है, फिर कंकड़ होता है, कोयला होता है, फिर जाके आपको तो पानी जो सींचता है वो बहुत धीरे धीरे सींचता है। लेकिन यहाँ पे क्या है इसमें जल तेज गति से चलता है क्योंकि इसमें आपका क्या लगा है कुछ भी नहीं है। तो जालियाँ लगी फिल्ट्रेशन वो जालियाँ लगी हैं और वो मेडिसिन है आपको बताया वो क्लोरीन सल्फेट या फिटकरी डाल के फटाफट ये कर देते हैं। इसमें परिणाम सामान्य तथा अच्छे रहते हैं। इसके लिए जल क्लोरीनकरण की आवश्यकता। देखिए इसमें जो है पानी जो आपको प्योर मिलता है और इसमें क्लोरीन डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है सामान्य तथा अच्छे नहीं रहते, इसलिए जल को क्लोरीन से और जीवाणु ये बनाना। तो इसमें क्या कि आपको क्लोरीन डालनी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें स्लो फिल्ट्रेशन है। आपके 99% आपको प्योर पानी मिलता है, इसमें 80 से 90% जाता है तो आपको क्लोरीन भी ये पड़ता है। तो अब क्लोरीन क्या है कि क्लोरीन की मात्रा वहाँ जो मैंने देखा है कि वहाँ क्लोरीन की मात्रा जो होती है अगर आप साइंटिस्ट से पूछो या मेडिकल स्टोर से पूछो तो उसकी मात्रा मैंने बोला 100 लीटर है, 500 लीटर है, 1000 लीटर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट में डाली जाती है। लेकिन ये हमारे क्या एक मुट्ठी डाल दें या एक कट्टा डाल दें तो क्लोरीन जब ज़्यादा डालते हैं तो वो पानी खारा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। फिर कहते हैं कि इसकी साधारण दर प्रति एकड़ प्रतिदिन 25 लाख से
40 लाख गैलन है, ये रैपिड फिल्ट्रेशन से 40 से 60 गुना कम होती है। देखिए ये 25 से 40 लाख, ठीक है ना, 32,000 ये गैलन है, और इसकी जो फिल्ट्रेशन है 40 से 80 गुना कम होती है। वो तो है ही, क्योंकि इसका जो प्रोसेस स्लो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 25 से 40 है, यहाँ 100 से 200 मतलब 150 गैलन है। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है उसकी जो प्रति एकड़ है ये प्रतिदिन गैलन जो है वो ज़्यादा है। इसकी सफाई बालू की ऊपरी सतह को छीलने से होती है। देखिए जो बालू का ऊपर का लेयर है, मान लीजिए 3-4 इंच है, उसी हम बालू को सफाई कर, क्योंकि जो कचरा वो बालू के ऊपर फंसता है, 3 से 4 इंच हम बालू हटा के नई बालू में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ साफ किया जाता है, ये जल विपरीत धारा के द्वारा साफ। कभी कभी बालू को यांत्रिक ढंग से हवा के दबाव से ढीला किया जाता है, इसके लिए मैकेनिकल फिल्टर भी कहा जाता है। तो इसको कैसे साफ करते हैं, पंप हवा फेंकते हैं, तो हवा फेंके के बालू के अंदर वो जाती है, हवा जाती है, ठीक है, तो बालू जो है ये हो जाता है। क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में काम होता है, तो इसके लिए ये मैकेनिकल चीज बन जाती है। इसमें जल को धीरे धीरे बड़े छिद्र बंद संग्रहालय में बालू की सतह से होकर ये गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये बालू से जब गुजरता है, ठीक है, फिल्टर अपने आप ये होता है। इसमें जल तीव्र गति से लकड़ी, लोहा या कंक्रीट की हैदों में रखी हुई बालू से गुजरता है। इसमें मोटी बालू का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे बारीक बालू है, यहाँ पे मोटी बालू है, तो उसमें क्या है, बारीक बालू में पानी कम सींच देगा और प्योर फिल्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लकड़ी ले ली, ठीक है, लोहा या ये कंक्रीट की बालों में रखते हैं, तो यहाँ पे और मोटी बालू यूज करते हैं। तो जब मोटी बालू आप यूज करेंगे तो पानी से जल्दी जाएगा। तो इसमें प्योर फिल्टर है, इसमें 99% वाटर फिल्टर होता है, इसमें खाली आपका 90% वाटर फिल्टर होता है। इसमें भौतिक, रासायनिक तथा जीवाणु संबंधी विषादियां रहती हैं, इसके ये प्रक्रिया समान रहती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पानी है उसमें जो पानी का स्रोत है हमारा, वो बह के आता है, तो जंगलों से, जड़ी बूटियों से, ठीक है, बह के आता है, तो इसमें आपको इतना नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें दूषित कीचड़ तथा रंगयुक्त जल शुद्ध किया जाता है, इसकी प्रक्रिया असामान्य रहती है। क्योंकि ये पानी जो है दूर से चल के आता है, पाइपों से चल के आता है, रास्ते में पाइप टूट गई, ठीक है, ये लोग तोड़ के पानी बने, तो वहाँ कचरा जो है अपने आप उसमें आता है। यहाँ कैनाल सिस्टम है, तो कैनालें बहुत खुली हुई हैं, तो आसपास की जो ये हवा चलती है तो गंदगी उसमें, तो ये है। तो अब ये कहता है कि क्लोरीकरण। अब इसमें क्या है, सामान्यतः कि जल को शुद्ध करने के लिए ही एक अनुकूल क्रिया है इसमें, ठीक है, पदार्थ जल में स्वच्छ करने के लिए हम क्लोरीन डालते हैं। तो मैंने आपको, लेकिन इसको मैंने आपको पहले भी कहा, क्लोरीन से पानी जो है, ठीक है, उसकी बदबू है, गंदे पानी की बदबू हो जाती। लेकिन मैंने इसको आपको पहले भी बताया, तो उसमें जो कीटाणु समा जाते हैं, लेकिन इसका प्रोपोर्शनल जो है रेशियो होता है, कितने लीटर में कितने ग्राम क्लोरीन डालनी है। अगर आपने कम डाल दी तो ठीक है, बराबर डाल दी तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुलना में रेशियो में ज़्यादा डाल दी तो वो हमारे फिर ये हानिकारक होती है। तो इस क्रिया में क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तथा इसके मिश्रण से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, अम्ल बहुत ये है, सारे जल की शुद्धता कर देते हैं। क्योंकि आजकल हमें शॉर्टकट मेथड चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसके कारण ये सब होता है। अब ये कहता है क्लोरीन को जल में मिलाने हेतु इसके लिए विशेष निवृत्त पंप की सहायता ली जाती है। क्लोरीन गैस आंखों में जलन उत्पन्न करती है, वह विषाक्त होती है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि आंखों में, पहले आंखों में जलन होगी, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, फिर आपका जो स्किन है, त्वचा है, इसमें खारिश हो जाएगी। तो इसमें ध्यान में रखते हुए ब्रिज स्तर पर वो ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है, जाने लगा है। ओजोन गैस भी शक्तिशाली ऑक्सीकरण करती है, जिससे पानी का स्वाद जो है, दुर्गंध, रंग आसानी से ये परिवर्तन। देखिए हम लोग में से अब ये क्या है, ये क्या है, ओजोन गैस क्या होगा, ये भी केमिकल है। कहीं ना कहीं हम यहाँ केमिकल यूज करेंगे, उसका साइड इफेक्ट हमें मिलेगा।
अब कहता है छोटे पैमाने पर जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल वाटर। अब ये कहता है कि हमारे देश में घरेलू उपयोग हेतु जल शुद्धिकरण निम्नलिखित तथा प्रकार से किया जाता है। जल को ये उबाल कर, सबसे आसान तरीका है, ये रासायनिक व केमिकल वाला नहीं करता। अब एक एक करके हम उसको ले लेते हैं। सबसे पहले उबाल को, जल को ये उबालना, बॉइलिंग ऑफ वाटर। हमारे देश में जिन क्षेत्रों में नदी या तालाब का जल सीधे ही ये उपयोग में लाया जाता है, वहाँ पहले जल को उबाला जाता है। इस क्रिया में लाए गए जल को 20 मिनट तक लगातार अच्छी तरह ये उबाल कर ठंडा कर लिया जाता है। इससे जल में उपस्थित जीवाणु व अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा जल की कठोरता, ये हार्ड वाटर हम कहते हैं, भी नष्ट हो जाती है। ठंडा करने पर के पश्चात प्रयोग करने हेतु बर्तनों में छानकर एकत्रित कर लिया जाता है। इससे जल का स्वाद, जो दुर्गंध है, वो रंग है, ये परिवर्तन हो जाता है। यह स्वाद नहीं हो जाता है। उबाले हुए जल का उपयोग करना ये आवश्यक है, ठीक है, इसका बहुत अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है। फिर है आसवन, ये डिस्टिलेशन, ठीक है। इस क्रिया में जल को ये उबाल कर वाष्प बनाई जाती है और फिर वाष्प को ठंडा करके जल में परिवर्तन कर ली जाती है। इस जल को अशुद्ध जल कहा जाएगा। ये जल स्वादहीन होता है, ठीक है। स्वादिष्ट ये बनाने के लिए जल को वायुयुक्त कर लेना चाहिए। समुद्र का खारा जल इसी विधि से पीने योग्य बनाया जाता है। समुद्री जलों का प्राय यही जल पीने के काम आता है, ठीक है। तो अब जो नई टेक्निक आ गई है, इसका मैं आपको बता दूं कि समुद्र के पानी को भी हम लोग मीठा बना सकते हैं। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और भारत सरकार को इसमें सफलता मिल गई है, ठीक है। अब धीरे धीरे जितने भी समुद्र ये तटों पे ये पीने के पानी की दिक्कत आ रही है, वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए जाएंगे और वहाँ पे दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब दूसरा है ये रासायनिक केमिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या है, हम जो है केमिकल का ये उपयोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि फिटकरी हम लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फिटकरी वही हम वापस करते हैं, ये 5 लीटर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा है कि हम बैठे बैठे 300 मिलीग्राम चूना भी मिला देते हैं। जो चूना है वो भी कभी कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जो सफेद चूना होता है वो भी फिल्ट्रेशन में काम आता है। तो ठीक है, फिटकरी और चूना ये सबसे बेस्ट है, ये शुद्धियाँ आपकी खत्म ये कर देते हैं, ठीक है। फिर ये निर्मली एक वृक्ष का फल है। निर्मली एक वृक्ष का फल है। बर्तन को जल से भरने से पहले निर्मली के बर्तन की अंदरूनी पर ये रगड़ लेते हैं। इसके बाद बर्तन में जल भर देते हैं। कुछ देर ये पश्चात जल में उपस्थित अशुद्धियाँ जो है वो तली में नीचे ये बैठ जाती है। देखिए ये नॉर्मली है, आपको बैल की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे ये मिल जाएगी, या आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे पूछ लेना, वो आपको गाइड कर देंगे। ये नेचुरल है, हर्बल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या है थोड़ा टाइम लगता है इसमें। फिर है जर्मिसाइड्स, जीवाणुनाशक। अब इसमें क्या है कि जीवाणुनाशक में कोई केमिकल्स आते हैं। अब क्या पोटेशियम परमानेंट, पोटेशियम ये परमानेंट जो है ये फॉर्मूला से KMnO, ये आपका गुलाबी रंग का होता है, ठीक है, गुलाबी रंग का होता है। ये आप डाल दो तो इसमें जो है पानी आपका शुद्ध हो जाएगा, या बर्तन वर्तन धोते हैं ये वहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो पोटेशियम ये परमानेंट है, तो हैजे के जीवाणु का ये विशेष परमानेंट। तो ये जो तालाब कुएं का पानी जो ये शुद्ध आता है, तो ये आप पोटेशियम परमानेंट डाल दो तो ये आपका शुद्धिकरण कर देगी। लेकिन आप जब डालोगे तो एकदम पानी गुलाबी हो जाएगा, फिर थोड़ा समय लगता है, तो जो उसका गुलाबी पानी धीरे 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 जैसे शुद्धियाँ नीचे बैठेगी पानी आपका साफ हो जाएगा। आयोडीन है, कहता है जल के 2000 भाग में अगर एक भाग शुद्ध आयोडीन मिला दिया जाए तो मात्र 10 मिनट में ही जल जीवाणु रहित हो जाता है। तो इसके कारण जो है देखिए एसिड की
ये मिलाकर, ये देखिए इसमें लिखा है कि आयोडीन, ठीक है, आप सोडा की 150 मिलीग्राम की एक टिकिया, अच्छा टिकिया मिलती है आजकल नए नए, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इतनी मात्रा में ये मिलाकर 20 लीटर जल में डालने से मोती झरा और हैजे के जीवाणु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। फिर है नीला तूतिया, कॉपर सल्फेट। कुआं, तालाब तथा बड़े बड़े संग्रह केंद्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका प्रयोग प्रचलन में नहीं है, अभी नहीं डालते, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट बहुत महंगा है। इसकी जगह मैंने आपसे पहले भी किया था डिस्कस, आज भी पुराने घरों में देख लो, गाँव में देख लो, जो बुजुर्ग लोग हैं आपके, वो बनियाँ बनी हुई बड़ी बड़ी ये मटके हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, फिर जग हैं, लोटे हैं, जो तांबे के हैं, उसमें पानी पियो, उससे शुद्ध चीज कोई नहीं है। मटके का पानी पियो, घरों में मटकी है, लेकिन अब हम लोग मटकी का पानी नहीं पीते। आजकल हमें ये मिनरल वाटर, फ्रिज का वाटर, आरओ के पानी की आदत ये बन रखी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, जो हमारा मन है, ये जो दिमाग है हमारा, ये इसको कंट्रोल कौन करता है? इसका कंट्रोल विज्ञापन है। एक ही विज्ञापन बार बार दिखा के आपको आपके माइंड में इतना सेट कर दिया जाता है कि आप जो है फिर आपका हाथ हो ही जाता है। तो आप कोशिश करो शुद्ध पानी पीजिए। फिर कहता है इसमें भी करता है। फिर है ओजोन, इसमें भी शुद्धिकरण करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है ये देखिए शॉर्टकट मेथड है, जो केमिकल मेथड है सब डालने के, ये शॉर्टकट मेथड है। इससे क्या कि आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है। आपने डाला, जैसे हम लोग, मैं इसका कंपैरिजन इनों के साथ करता हूँ। जब किसी का पेट दर्द होता है, गैस होता है, हम लोग नींबू पानी पीते हैं, ठीक है, या जीरा सौंफ का पानी उबाल के पीते हैं, ठीक है, या कभी कभी हींग का पीते हैं, वही को पानी में डाल के उसको उबाल के पीते हैं। तो लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, हम क्या कहते हैं, इनो लेते हैं, गिलास में डाला, झाग है, पी, 2 ढकार मारे, या पीछे से भाई छोटी अंकल जब ठीक हुई। तो वो है क्या, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो क्या सारे केमिकल्स आए। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि रसोई में जाएं और कड़ा ये बना ले, या नींबू पानी में काला नमक डाल के पीते हैं, वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें सब वेस्टर्न चाहिए, रेडीमेड चाहिए। तो ये सब जितने भी केमिकल है ये सब रेडीमेड है, ये ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर है। अब ब्लीचिंग पाउडर ये सफेद रंग का पाउडर है, जो अत्यंत सस्ता, देखिए सस्ता हो से ये उपलब्ध हो जाता है। तो इसके बनाने के लिए क्लोरीन गैस का चूने में ये मिलाया जाता है। इसका प्रयोग कुएं का जल शुद्ध, हाँ ये ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, वो बड़े बड़े मतलब कुएं हैं, ठीक है, या बड़ी बड़ी टैंकी हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब कहता है चूना, कुछ जगह ताजे चूने से भी जल को शुद्ध करने का तरीका अपनाया जाता है, किंतु पुराने चूने में शोधन की कोई शक्ति या क्षमता नहीं होती। अब चूना ताजा चाहिए तो आपको पता कैसे चलेगा चूना पुराना है या नहीं? देखिए अगर पुराना चूना है तो आपको उसमें मैं आपको बता दूं सूखा मिलेगा, तो सूखा पाउडर या डड़े मिलेंगे, मोटे मोटे लम्स जिससे कहते हैं डड़े। अगर ताजा, तो ताजे चूने में क्या है, एक तो वो नरम होगा और उसमें थोड़ी सी ये नमी होगी, तो ये देख लेना। फिर भी आ गया हमारा क्लोरीन आ गया, ठीक है। क्लोरीन को भी शहरों में वाटर वर्क्स वाले ये यूज करते हैं। 10 लाख भाग में 1 भाग क्लोरीन की मात्रा में प्राप्त किया जाता है। फिर तीसरा मेथड हमारा वही फिल्ट्रेशन है, घरेलू स्तर पे हमारे, ठीक है, वही आपको पता है। जियोलाइट फिल्टर है, ठीक है। अब ये फिल्टर क्या है, ठीक है, ये जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट लकड़ी के बुरादे की भांति एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जिसके कारण जल में विद्यमान मैग्नीशियम और कैल्शियम का ग्रहण होता है तथा सोडियम का परित्याग होता है, ठीक है। इस रूप में प्राप्त होने वाला जो जियोलाइट का हरी बालू, ग्रीन सैंड या ग्लूनाइट जो है वो कहते हैं सोडियम, ये सब जो है जियोलाइट के परमाणु किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं वही आपको जब आप ये इसको सब ये मिक्स करके करोगे तो वो क्या है, ये जो बालू है, ये जो लकड़ी का ये बुरादा मिट्टी है, वो उसको क्योंकि सूखी होगी तो जो पानी तो उसे सील जाएगा, जो कचरा है उसको ये सोख लेगी। फिर कहता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम युक्त जल में परमानेंट मिलाने का जियोलाइट में उपयोग सोडियम जल में मिलाया जाता है तथा अन्य लवणों को एक मिट्टी सोख लेती है। इस प्रकार के प्रयोग को
बेस एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है पास्चर कैमोलिन फिल्टर। ठीक है, कैमोलिन जो है इससे चीनी मिट्टी से निर्मित खोखली नली जिसमें एक छिद्र होता है एक बर्तन में जमा कर रख दी जाती है। ये बर्तन एक नल से जुड़ा होता है। नल से आने वाला जल चीनी मिट्टी को नली के छेद में से जोर से खोखले भाग में आता है। खोखली नली के छेद अत्यंत समुक्ष होते हैं जिसके कारण अशुद्ध ये पदार्थ और अन्य जो भी समुक्ष ये कीटाणु नहीं बाहर निकल पाते तथा दूसरी ओर नली को समय समय पर ये वाले के जल से बरतना पड़ता है और भारी वाटर को ब्रश से साफ करना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, नली ले लो, जैसे हम लोग जो नॉन वेज है जो मांसाहारी हैं वो जब हड्डी चूसते हैं तो हड्डी के अंदर क्या होता है, हड्डी के अंदर जो मांस होता है अगर आप उसमें पानी डालो तो फिल्टर हो क्या आएगा, हम उसको कैसे ये चूसते हैं। लेकिन इंसान जो है जब हड्डी खाता है वो हड्डी चूसता है, पूरा नहीं खा पाता। लेकिन जब हम फेंकते हैं वही हड्डी को कुत्ता ये चबा चबा कर एक एक जो कण है उसमें से ये खा जाता है, वही चीज़ है। ठीक है ना, वैसे ही हम ये कर सकते हैं। तो ये है वर्कफील्ड फिल्टर। अब ये वर्कफील्ड फिल्टर में लगा सिलेंडर जो है मिट्टी का निर्माणित होता है। वही देखिए घूम फिर के हम वहीं पे आते हैं जो हमारा ये मटकी का चला। मटकी जो है हमारी या मटका हम कह लो घर में जो सुराई वगैरह यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट ये फिल्टर है। क्योंकि जब आप उसमें पानी डालते हैं तो मटकी के बाहर आपने देखा सफ़ेद जो उसमें इम्प्योरिटीज है वो बाहर ये मटका ये फेंक देता है, तो मटके के आसपास सफ़ेद जो है परत आ जाती है, हम उसको धो भी करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर 3 महीने बाद जो है मटकी चेंज कर दो, क्योंकि जो उसकी फिल्ट्रेशन की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना हम लोग हैं कि उसी मटकी को एक एक साल धो के मान के यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसकी फिल्ट्रेशन की पावर है वो खत्म हो जाती है। अब देख लो 3 महीने के बाद में मटकी के बाहर वो सफ़ेद परत नहीं आती, वो छोड़ देता है। ठीक है, तो ये आप कीजिए। अब ये है कहता है जल का एक परीक्षण, वाटर टेस्ट। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी को जो है इन्होंने ये विस्तार में दिया, इसको भी पढ़ लेते हैं। अब कहता है तीन तरीके हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो अब ये भौतिक ये परीक्षण है फिजिकल, हम इसको कैसे करेंगे। कहता है इस परीक्षण में अंतर्गत जल की गंदगी, रंग, स्वाद और दुर्गंध का ध्यान किया जा सकता है। स्वाद के लिए चक्कर, दुर्गंध सूंघकर तथा रंग और गंदगी देखकर पता लगाया जा सकता है, परंतु भौतिक परीक्षण में ये ज्ञात नहीं कर सकते कि जल स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उपयुक्त है या अथवा नहीं, क्योंकि हम खाली देख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने बोला है, उसका टेस्ट कर लो थोड़ा सा, एक घूम ले चक्कर, ये दुर्गंध सूंघकर और रंग को हम देख, लेकिन उसमें कितने परसेंटेज गंदगी है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, वो हम ये अनुमान नहीं ये लगा सकते। दूसरा कहता है केमिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल में वही है कि जल को मीठा या खारा, उसको पहले देखो चख के भी अगर जल मीठा या खारा, तो उसी के मुताबिक उसमें केमिकल जो है ये देखो क्लोराइड है, नाइट्रेट है, ये अमोनिया है, मिश्रित खनिजों को कार्बन पर, तो जैसा मतलब है अगर उसका चक्कर खारा है या ये दुर्गंध है या रंग, तो उसी के अकॉर्डिंग एक स्टेज पे मान लीजिए पहले हमने चक्कर देखा खारा है, तो पहले केमिकल डाला उसका खारा बन गया, फिर देखा उसमें बदबू आ रही, फिर केमिकल डाला उसकी बदबू दूर हो गई, फिर उसका रंग नहीं बदला, फिर हम या पीला या हरा हल्का सा, फिर हमने केमिकल डाला। तो इसमें 3-4 केमिकल जब हम उसमें पानी में डाल देते तो पानी शुद्ध नहीं रह जाता। ठीक है, दिखने में वो जो है शुद्ध है लेकिन पीने में नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको ये ले जाता हूँ केमिकल का। अगर आपको लगता है, अगर आप कर सकते हैं, पानी अगर आपको बदबू लगता है तो तुलसी के, मैं 1 गिलास की बात कर रहा हूँ, तुलसी में आप पानी के गिलास में रात को 3-4 पत्ते तुलसी के ये डाल दीजिए। ठीक है,
और सुबह देखिए प्योर फिल्टर आपको इतनी जो है इतनी आपको गंदगी मिलेगी, पानी का रंग आपको चेंज मिलेगा ना, उसमें आपका स्वाद भी चेंज हो जाएगा, दुर्गंध भी चल जाएगी, उसका रंग भी चला जाएगा। अब कहता है जीवाणु संबंधी परीक्षण। इस परीक्षण द्वारा जल के उपयोग जीवाणुओं का पता चलता है। अगर जल में मल मूत्र संबंधी गंदगी मिलावट हो तो इससे ज्ञात होता है। साधारण परीक्षण में जीवाणुओं की उपस्थिति ज्ञात नहीं, क्योंकि देखिए हम अपनी आंखों से नहीं ये देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप में हमें टेस्ट करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप में एक कीटाणु में ये दिख जाता है। जब वो कीटाणु दिखता है तो उसी के फिर अकॉर्डिंग उसमें केमिकल डाल के उसको फिल्टर किया जाता है। विद्यालय में जल का संग्रह करता था। अब देखो विद्यालयों में जो है हम बच्चों को हम कहते हैं शुद्ध जो है पानी उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए अच्छे स्कूल है, वहाँ तो उन्होंने फिल्टर बार प्लांट ये लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे साधारण स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर इतना नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि ये डालते हैं, टिकिया डालते हैं, एक क्लोरीन की टिकिया वो डालते हैं। देखो विद्यालयों में शुद्ध जल व्यवस्था की ये आवश्यकता है। यदि इसमें जरा भी असावधानी हुई तो जल दूषित होने में हो जाएगा। विद्यालय में लोहे या सीमेंट की टंकियां और पीतल या तांबे के कलशों में जल रखा जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो लोहे या तांबे की टंकियां जल रखने के लिए उपयोग हैं। धातु के बर्तनों में जल गर्म हो जाता है, इसके कारण गर्मियों में मटकों में जल रखा जाता है। जिन पात्रों में भी जल भरा जाए उनको सुरक्षित स्थान में उत्तम प्रकार से रखना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए लोहे की टंकी है, मैं तो प्रेफर नहीं करता, अभी तो बंद ही हो गया लोहे की टंकी का चलन, क्योंकि लोहे की टंकी क्या है कि एक क्षमता होती है, उसके बाद में उसका जो लोहे की परत का वो आउटर कवरिंग को छोड़ देता, फिर उसमें जंग लग जाता है। और मैं प्लास्टिक की टंकियों में के गहित में भी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की टंकियाँ जब ज़्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है, टेम्परेचर 45 के ऊपर जाता है तो वो भी गर्म हो जाती है, अपना केमिकल छोड़ती है। तो मेरा जो सजेशन है आप लोगों को कि हर घर में प्लास्टिक की टंकियाँ छोड़ दो, सीमेंट की टंकी, ठीक है ना, सीमेंट की टंकियाँ ये बनाओ, क्योंकि सीमेंट की टंकियाँ फिर भी वो कम गर्म होती हैं गर्म, वो कम गर्म होती हैं, और गर्मी में आपको इतना गर्म पानी नहीं मिलेगा, सर्दी में आपको इतना ठंडा पानी नहीं मिलेगा। अब ये कहते हैं कि ये प्रबंध होना चाहिए, पीने के जल को रखने के लिए स्वच्छ हवादार स्थान होना चाहिए, यहाँ पर धूल व गंदगी ना पहुँच सके। पात्र ढककर ये रखनी चाहिए, कुछ भी जब मटका रखते हैं तो ये मटकी यहाँ कुछ बर्तन है उसको ढक के रखना चाहिए। इन बर्तनों में जल को निकालने के लिए पदार्थ की पात्र होना चाहिए, जिससे जल को निकालकर पीने के पात्र में दे दिया जाए। अगर टंकी या मटके में नल लगवा दिए जाए तो सबसे उचित रहेगा। बिल्कुल सही है कि मटके का ढक्कन बार बार उसको ही हटाना, हाथ डालना, तो कभी कभी गंदे हाथ होते हैं, पात्र वो गिलास या बलोटा उसमें मिट्टी, तो बेस्ट ये है कि आजकल नए मटके आ रहे हैं उसमें टंकियाँ ये लगी वो बंधन लगा हुआ, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा है शादी ब्याह में चल जाओ या स्कूल में हम कैंपर रखते हैं 20 लीटर का, और कैंपर के नीचे टोटी लगी होती नल लगा होता है, लेकिन हमारी आदत है कि हम उसका ढक्कन खोल के 2 लोटा या गिलास डाल देंगे। ठीक है ना, तो हमारी आदत बन चुकी है, हम उसको नहीं सुधार सकते। ठीक है, अब मटके में नल लगा दिए। इन बर्तनों को नित्य प्राप्ति स्वच्छ रखना चाहिए, इनको धो के साफ करके रखना चाहिए। बर्तनों में प्रतिदिन ताजा व स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जल से संबंधित है। इसके साथ ही ये चैप्टर ये प्रश्न खत्म होता है। अगले प्रश्न में ये मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।